हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेस्ट डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज के लेक्चर में हम अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में एकदम से बंद हो गया था यार। ठीक है, मैंने लेक्चर बना लिया था लेकिन वो बंद हो गया था एकदम से बीच में, तो एक बार फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक और सोनिक इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इनका मेन पर्पज़ क्या होगा? इनका मेन पर्पज़ होता है रूट कैनाल क्लीनिंग। ठीक है, जो शेपिंग होती है ना, रूट कैनाल शेपिंग में ज़्यादा यूज़ नहीं होते ये। अब इसमें होते हैं एक तो अल्ट्रासोनिक, ठीक है, और दूसरे होते हैं सोनिक। तो अल्ट्रासोनिक देखते हैं पहले। तो अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा? अल्ट्रासोनिक यूनिट होगी। अभी जो अल्ट्रासोनिक यूनिट है ये दो टाइप की हो सकती है। एक तो होती है पीजो इलेक्ट्रिक यूनिट और दूसरी होती है हमारी मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव यूनिट। ठीक है, अलग अलग मैकेनिज्म है दोनों का काम करने का। ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक जो होती है ना, एक तो ज़्यादा पावरफुल होती है और ये कम हीट जनरेट करती है। ठीक है, लेकिन जो हमारी मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव है ये ज़्यादा हीट जनरेट करेगी। तो बैटर कौन सी हुई हमारी? पीजो इलेक्ट्रिक बैटर हुई। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं? तो काम करने के लिए इसको क्या होता है ना कि इसके हैंड पीस में हम एक के फाइल इंसर्ट करते हैं। हैंड पीस में के फाइल या फिर स्पेशली डिज़ाइंड डायमंड फाइल। ठीक है, अब ये डायमंड फाइल हमने लगा दी। अब एक्टिवेट करने पे क्या होगा ना, जैसे हम हैंड पीस को एक्टिवेट करेंगे तो ये जो फाइल का जो शाफ्ट होगा वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। और ऑसिलेट करेगा तो उससे क्या होगा? ऑसिलेट कितना होगा? जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? 25 to 30 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा। अब ये ऑसिलेशन की वजह से क्या होगा? एक तो फाइल कटिंग करेगी, यानी कि फाइल कटिंग करेगी। और दूसरा क्या होता है, जो हमारा इरिगेंट हम यूज़ कर रहे हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होती हैं। तो इस अल्ट्रासोनिक वेव से क्या होगा? इससे ना क्लीनिंग इम्प्रूव हो जाएगी। तो एक तरह से हमारे दो काम हो रहे हैं, एक तो फाइल जो है वो कटिंग कर पा रही है और दूसरा अल्ट्रासोनिक वेव से क्लीनिंग इंप्रूव हो रही है। ठीक है, तो जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन जो होती है ना, इससे थोड़ा हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो इस हीट के थ्रू भी जो हमारी केमिकल इफेक्टिवनेस है इरिगेंट की, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि हीट भी जनरेट होगी और ये हीट भी है वो भी क्लीनिंग इफेक्टिवनेस को एक तरह से इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, अब इसमें दो स्पेशल प्रोसेसेस भी होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कैविटेशन और दूसरा होता है हमारा अकाउस्टिक स्ट्रीमिंग। अकूस्टिक स्ट्रीमिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कैविटेशन क्या होता है। तो कैविटेशन में क्या होगा ना, कैविटेशन से क्या होगा, इसमें जैसे जैसे देखो अल्ट्रासोनिक, वहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट हो रही हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारा सोल्यूशन है उसमें बबल्स बनेंगे। ठीक है, तो बबल्स बनेंगे और बबल्स जो हैं वो कोलैप्स भी होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, इरिगेंट की जो मैकेनिकल क्लीनिंग एक्टिविटी है, इरिगेंट की मैकेनिकल क्लीनिंग एक्टिविटी वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारे डेब्रिस है, स्मीयर लेयर है और जो टिश्यू वगैरह है जो कि हमें निकालना है, ठीक है, उसका रिमूवल ईजी हो जाएगा। और साथ में इसमें बैक्टीरिसाइडल एक्शन भी बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है ना, जो रूट कैनाल का डायमीटर है वो तो होता है छोटा। ठीक है, तो क्या होगा कि जो फाइल है हमारी उसको ऑसिलेट करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो मतलब ये कैविटेशन है ना बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। उसके बाद नेक्स्ट हमारा था अकूस्टिक स्ट्रीमिंग। अब अकूस्टिक स्ट्रीमिंग में क्या होता है ना, जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ऑसिलेटिंग इंस्ट्रूमेंट के पास में क्या होता है, एडी करंट्स बनने लगते हैं। और एडी करंट्स में क्या होगा, फ्लूइड का मूवमेंट होगा। अभी जो फ्लूइड मूवमेंट होगा, इसकी वजह से भी हमारी जो क्लीनिंग कैपेसिटी है, जो क्लीनिंग इफेक्टिवनेस है, वो इंक्रीज़ होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अपाइकल थर्ड, हम मान लो अपाइकल थर्ड में हम यूज़ कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हमें ना अपाइकल थर्ड को सबसे पहले 30 या 40 नंबर फाइल से हमें इंस्ट्रूमेंटेशन कर लेना है। ठीक है, अगर मान लो हम पतली फाइल से इंस्ट्रूमेंटेशन करके उसके बाद ये ऑसिलेशन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा कि कैनाल जो है वो ज़्यादा वाइड हुई नहीं। अब कैनाल ज़्यादा वाइड नहीं है तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको भी ऑसिलेट करने के लिए ज़्यादा स्पेस ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कैविटेशन और अकूस्टिक स्ट्रीमिंग ढंग से हो ही नहीं पाएंगे, यानी कि
कैविटेशन और अकूस्टिक स्ट्रीमिंग तभी इफेक्टिव होंगे जब हम थोड़ा 30 नंबर या 14 नंबर की फाइल से इंस्ट्रूमेंटेशन कर देंगे. कैविटेशन एंड अकूस्टिक स्ट्रीमिंग इफेक्टिव ओनली आफ्टर इंस्ट्रूमेंटेशन विद 30 एंड 40 नंबर फाइल्स. ठीक है, तो ये था हमारा अल्ट्रासोनिक. ठीक है, अब देख लेते हैं हम सोनिक इंस्ट्रूमेंट्स. तो सोनिक इंस्ट्रूमेंट्स ना ये भी क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं और ये ऑसिलेट करते हैं हमारे 2 से 3 किलो हर्ट्ज पे, यानी कि लोअर फ्रिक्वेंसी होती है इनकी. उनकी कितनी थी? उनकी थी 25 टू 30 किलो हर्ट्ज. अब दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं कि जो हमारा डेंटल हैंड पीस है, ठीक है, दोनों में लगभग सेम शेप और वेट होता है दोनों का. ठीक है, और ये इरिगेंट के साथ वाइब्रेट करते हैं, तो उससे क्या होगा? क्लीनिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारे सोनिक है ना वो हमारे यूज़ करते हैं मेनली वाटर इरिगेंट्स, और उसमें कौन सा होगा? हाइपोक्लोराइड. ठीक है, और कुछ स्पेशल सोनिक फाइल्स भी हमें देखने को मिलती है, जैसे रिस्पीसोनिक, शेपरसोनिक या ट्रायोसोनिक या फिर हेलियोसोनिक. ठीक है, उसमें हम कौन सा यूज़ कर रहे थे? तो डायमंड फाइल्स यूज़ कर रहे थे, स्पेशलाइज डायमंड फाइल या फिर के फाइल्स यूज़ कर रहे थे, और इसमें ये सब फाइल्स यूज़ होती हैं. ठीक है, अब एक क्लिनिकल नोटबुक में दिया हुआ है कि अगर मान लो हम सोनिक और अल्ट्रासोनिक दोनों को अगर मान लो केयरलेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा? रूट कैनल का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है. रूट कैनल ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज. यानी कि अनवांटेड रिमूवल और टूथ स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसलिए ना शेपिंग में रिकमेंड नहीं करते इसको. इसको जनरली हम क्लीनिंग की एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं. ठीक है, जो क्लीनिंग जो हमें करनी हो तो उस केस में ही हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये थे हमारे सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट्स. इसके बाद जो हमें बात करनी है वो बात करनी है हमारे इंपॉर्टेंट जो ग्रुप 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे. ग्रुप 4 कौन से हैं? इंजन ड्रिवन नाइट आई इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, नाइट आई इंस्ट्रूमेंट्स में नोट भी आ सकता है एग्जाम में. तो ये होते हैं हमारे सबसे कॉमनली यूज़ फॉर शेपिंग. ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं? एक तो होते हैं रोटरी एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स. तो इसमें ना एलॉय प्रेजेंट होता है. एलॉय में क्या होगा? 55% निकल और 45% टाइटेनियम. ठीक है, और इसको डिस्कवर किया था वालिया एंड कलीग्स ने. कहाँ पे किया था? नेवल ऑर्डिनेंस लैब में. ठीक है, तो वहीं से इसका नाम पड़ा नाइटिनोल या नाइटाइनोल. ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है देख लेना. ठीक है, तो निकल टाइटेनियम से इसका आ गया नाइटाई, और फिर नोल कहाँ से आया? नेवल ऑर्डिनेंस लैब से. ठीक है, तो यहाँ से इसका नाम पड़ा नाइटाइनोल. अब इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? जो हमारे नाइटा इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि एक तो ये सुपर इलास्टिक होते हैं. ठीक है, और इनमें शेप मेमोरी होती है. शेप मेमोरी का क्या मतलब है कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है ये ना दो तरह के क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं. एक तो होते हैं हमारे ऑस्टेनाइटिक और दूसरे होंगे हमारे मार्टेनसाइटिक. ठीक है, तो ये आपस में ना क्रिस्टल फॉर्म जो है वो आपस में चेंज होती रहती है. ठीक है, तो उससे क्या होगा? एक तरह से शेप मेमोरी मिल जाती है. तो ओरिजिनल शेप जो है उसमें वापस मतलब जैसे मान लो स्ट्रेस पड़ रहा है तो किसी एक क्रिस्टल में हो जाएंगे, फिर स्ट्रेस जैसे ही हटा तो ये दूसरे क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से ये चलता रहता है. तो इसकी वजह से क्या होता है? इनमें शेप मेमोरी प्रेजेंट होती है. अब ये काम कैसे करते हैं? इसमें इंजन ड्रिवन हैंड पीस होता है, जो कि 360 डिग्री रोटेशनल मूवमेंट करवाता है. 360 डिग्री रोटरी मूवमेंट. ठीक है, और साथ में फ्लेक्सिबल होते हैं, तो कर्व्ड कैनाल्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं.
ठीक है। तो ये थे हमारा जो सबसे पहला पार्ट था रोटरी एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होगा, कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन होगी। ठीक है। फिर दूसरे हमारे होते हैं रेसिप्रोकेटिंग एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें जो है फाइल है जो हमारी, वो अनइक्वल एंगल पे बैक एंड फोर्थ मूव होती है। यानी कि मान लो 150 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रही है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 30 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो इससे क्या होगा, मान लो क्लॉकवाइज जब वो 150 डिग्री मूव कर रही है, तो इससे क्या जो पल्प है हमारा इंगेज हो जाएगा, या जो भी डेब्रिस वगैरह है वो इंगेज हो जाएगा, टिश्यू वगैरह। ठीक है। और फिर जब वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगी तो उससे डिसंगेज हो जाएगा। तो अननेसेसरी जो टॉर्जनल स्ट्रेस वगैरह है वो डिक्रीज़ होता है इससे। ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होगा, इसमें ना 3 साइकिल के बाद फाइल एक कंप्लीट 360 डिग्री एंगल का रोटेशन करती है। जैसे मान लो 150 डिग्री मूव हुआ, फिर उसके बाद 30 माइनस हो गया, तो एक साइकिल हो गई, इसमें क्या हो गया 120 हो गया। ऐसे करके 3 साइकिल होगी तो उसमें कितना हो जाएगा हमारा 360 हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे 3 साइकिल में कंप्लीट होता है एक रोटेशन। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इससे क्या होता है ना, फाइल अपने आप एडवांस करती है। ठीक है। दूसरा इसका क्या है, कटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है इसकी। और फिर इसमें क्या होता है, डेब्रिस को ना स्क्रू इफेक्ट से हम कैनाल से बाहर निकाल सकते हैं। स्क्रू इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, वेव वन गोल्ड या रेसिप्रोक ब्लू। ठीक है। अब इसमें हमें एक क्वेश्चन क्वेश्चन देखना पड़ता है। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर मान लो हमने इसको गलत तरीके से यूज़ किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह लगा रहे हैं हम, तो क्या होगा कि जो डेब्रिस है हमारा वो अपाइकल रीजन में पुश हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो सकता है। अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने एक तो देख लिया रोटरी। ठीक है, रोटरी जो एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक थी। ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया रेसिप्रोकेशन एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक। अब हम देखते हैं कैनाल अडेप्टिव एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है ना, जो हमारे जो ट्रेडिशनल रोटरी या रेसिप्रोकेटिंग जो हमने अभी देखे दोनों, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट के डिज़ाइन ना इस हिसाब से बने होते हैं कि वो कैनाल को इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से शेप कर रहे हैं। यानी कि इंस्ट्रूमेंट की जो शेप है उसके हिसाब से कैनाल की जो है शेप को डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे नए टाइप के जो कैनाल एडेप्टिव एंडो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये ना कैनाल की एनाटमी के हिसाब से अपना शेप चेंज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, डेंटिन कंजर्व होता है। यानी कि जो हमारे अर्लियर इंस्ट्रूमेंट थे, जो रोटरी और ये रेसिप्रोकेटिंग थे, वो कैनाल को शेप कर रहे थे बेस्ड ऑन इट्स ओन स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे राउंड शेप कर रहे थे ये। लेकिन कैनाल की हर बार शेप जो है वो राउंड नहीं होती, कभी कभार वो एलिप्टिकल भी होती है या इसेंट्रिक भी होती है। ठीक है। तो उस केस में हमने एडेप्टिव फाइल्स को यूज़ करना शुरू किया। तो अडेप्टिव फाइल्स क्या होती है ना, कैनाल की एनाटमी के हिसाब से अपने आप को शेप कर लेती हैं। कैनाल एनाटमी शेप्स देम। ठीक है। तो कैनाल की एनाटमी के हिसाब से अपने आप को शेप कर लेती है, तो उससे क्या होगा, डेंटिन जो हमारा कंजर्व होगा, यानी कि ओवर कटिंग नहीं होगी एक तरह से। अब इसमें एक तो आती है हमारी सेल्फ एडजस्टिंग फाइल्स। ठीक है। तो सेल्फ एडजस्टिंग फाइल्स किसने इन्वेंट की थी, ये इन्वेंट की थी जी मेडजैगर ने। अब यार स्पेलिंग ऐसी है, मेरे को प्रोनाउंसिएशन सच में इसकी नहीं समझ में आई क्या है। ठीक है। तो ये आप स्पेलिंग देख लेना, तो स्पेलिंग सही है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना। फिर ये जो फाइल्स होती हैं ये होती हैं होलो, कंप्रेसिबल, नाइटाई लैटिस की। ठीक है। और ये वाइब्रेट करती हैं लगभग 3000 से 5000 वाइब्रेशंस पर मिनट, और इसका एम्पलीट्यूड होता है लगभग 0.4 mm। ठीक है। अब इसमें ना कंटिन्यूस इरिगेशन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है वाया सिलिकॉन ट्यूब। अब इसके फीचर्स क्या हैं, वही कि एक तो 3D अडेप्ट हो जाएगी कैनाल के हिसाब से।
साथ में यूनिफॉर्म डेंटिन कटिंग होती है इसमें। ठीक है, और साथ में ये जो नेचुरल शेप है हमारी उसको कंजर्व करती है, कंजर्व नेचुरल शेप ऑफ कैनाल। ठीक है, लेकिन अब ये जो कमर्शियल है ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो एक तो हमने देख लिया सेल्फ एडजस्टिंग फाइल, दूसरे होते हैं हमारे एंडो शेपर या फिनिशर। एक्सपी, एंडो शेपर एंड फिनिशर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये बनते हैं हमारे एलॉय से, मैक्स वायर से। ठीक है, मैक्स वायर एक एलॉय है, उससे बनते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही मार्टेनसाइट और ऑस्टेनाइट का क्रिस्टल होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसमें। ठीक है, तो जब ये ठंडे होते हैं ना तो ये स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, उस टाइम पे इनका जो टिप का डायमीटर होगा वो होगा मतलब 30 नंबर के होते हैं, यानी कि टिप का डायमीटर कितना होगा 0.3 mm, और इसमें टेपर कितना होता है 0.01 mm का। ठीक है, लेकिन जब इसको बॉडी टेम्परेचर हम देते हैं, यानी कि बॉडी टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, इसमें बॉडी टेम्परेचर में स्नेक शेप के हो जाते हैं। ठीक है, और फिर फाइनल कैनाल प्रेप जब हम करेंगे तो इनकी डायमेंशन हो जाती है, जो टिप डायमीटर है वो तो 30 नंबर ही रहता है, यानी कि 0.3 mm ही रहेगा, और जो इसका टेपर है वो 0.04 mm हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था शेपर। फिनिशर में क्या होता है, फिनिशर का टिप साइज़ होता है 0.25, यानी कि नंबर 25 हो गया। ठीक है, और ये होते हैं नॉन टेपर्ड। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर में इसमें क्या होता है ना कि जो लास्ट 10 mm जो होते हैं वहाँ पे स्पून शेप बन जाती है। स्पून शेप का क्या मतलब है कि मान लो ये ऐसे फाइल है, स्ट्रेट है, ठीक है, शुरू में क्या होगा, स्ट्रेट हो गई है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है ना, जब ये बॉडी टेम्परेचर पे जाएगी तो ये कुछ इस तरीके की शेप की हो जाती है। यहाँ पे ये स्पून शेप बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे स्पून शेप बन जाती है, जो आखिरी का 10 mm है वहाँ पे स्पून शेप बन जाती है। और ये जो कितनी डीप होती है, ये होती है 1.5 mm डीप। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, जो अनटच्ड एरियाज़ हैं वो भी अच्छे से वहाँ पे भी डेंटिन जो है बिना डैमेज के डेंटिन को क्लीन कर सकते हैं हम। कैन क्लीन अनटच्ड एरियाज विदाउट डैमेजिंग डेंटिन। ठीक है, तो ये तो थी हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स। ठीक है, कि जो नाइट आई इंस्ट्रूमेंट्स हमने मतलब यूज़ किए जब उनकी डिस्कवरी हुई, तो उसके बाद हम ये टेक्निक्स यूज़ करने लग गए एंडोडोंटिक्स में। इसके अलावा जो नाइट आई इंस्ट्रूमेंट्स के अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो फाइल्स हम यूज़ करते हैं, तो उसमें अलग अलग जनरेशन है, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो ये 5 जनरेशन है। तो इसका बुक में जो है अच्छा चार्ट दे रखा है क्लासिफिकेशन के लिए, तो आप वहाँ से एक बार देख लेना, उसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक है, उसको आप देख लेना एक बार को। ठीक है, और एग्जाम में अगर नाइट आई इंस्ट्रूमेंट आते हैं तो वो भी लिखाना साथ में इन टेक्निक्स के साथ में। ठीक है, तो ये थे हमारे नाइट आई इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम देख लेते हैं एंडो मोटर्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो जो एंडो मोटर्स हैं, एंडो मोटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो जो नाइट आई रोटरी इंस्ट्रूमेंट जो थे उनको क्या है, कंट्रोल स्पीड चाहिए और साथ में कंट्रोल टॉर्क चाहिए। ठीक है, ताकि हमारी सेफ और इफेक्टिव शेपिंग हो पाए। ठीक है, जो ट्रेडिशनल मोटर्स होते हैं वो बहुत हाई स्पीड होते हैं। ठीक है, और नाइट आई इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे वो होते हैं फ्रेजाइल। ठीक है, तो इसलिए उसमें फ्रैक्चर का रिस्क होता है। तो उसके लिए हमें नाइट आई रोटरी फाइल्स के लिए हमें स्पेशल तरह की मोटर्स बनानी पड़ी। ठीक है, वो होती हैं एक तो अल्ट्रा लो स्पीड। अल्ट्रा लो मतलब कितनी लो होगी, लगभग 150 से 600 RPM। ठीक है, और उसमें स्पेसिफिक टॉर्क कंट्रोल भी होता है। तो कौन कौन से टाइप होते हैं इसमें, एक तो होते हैं टॉर्क कंट्रोल्ड, हैंड पीसेस या फिर मोटर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, नाइट आई की शेपिंग जो है मेनली फाइल की जो क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन और कंट्रोल रोटेशन से होता है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें जो टॉर्क सेटिंग है वो होती है हमारी इंपॉर्टेंट नाइट आई इंस्ट्रूमेंट के लिए। अगर मान लो ज़्यादा टॉर्क हो जाएगी
तो उससे क्या होगा ना, टॉर्जनल फटीग हो जाएगा। जो हमारी फाइल है उसमें टॉर्जनल फटीग हो जाएगा, तो इससे क्या हो सकता है, फाइल में फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, टॉर्क कंट्रोल्ड हैंड पीस लेने होंगे। तो अगर मान लो लोड अगर ज़्यादा भी हो जाता है, लोड अगर प्रीसेट टॉर्क से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, ये ऑटो कट लग जाएगा इसमें, यानी कि अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, और रिकमेंडेड टॉर्क कितना है, 1.5 से लेके 4 न्यूटन सेंटीमीटर। अब हम देख लेते हैं एंड्रो मोटर्स का क्लासिफिकेशन। तो पहले तो हो गए हमारे टॉर्क कंट्रोल हैंड पीस। तो टॉर्क कंट्रोल हैंड पीस क्या होता है ना, इनको मोटर से अलग कनेक्ट करना होता है हमें। ठीक है, इसमें जनरली इलेक्ट्रिक या एयर कंट्रोल मोटर हमें उससे कनेक्ट करना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड टॉर्क रिंग होती है। इससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ लेवल्स जो हैं, जो टॉर्क के कुछ लेवल्स को हम प्रीसेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोग्रामेबल जो सेटिंग्स होती हैं वो मैन्युफैक्चर से ही बन के आती है। ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक तो सिंपलर होता है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। फिर इसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है इलेक्ट्रिक टॉर्क कंट्रोल मोटर्स। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें हैंड पीस और मोटर होती है, साथ में इंटीग्रेटेड होती है। साथ में एलसीडी पैनल होता है जो कि हमें टॉर्क और स्पीड को बताता है कितनी है। और साथ में इसमें होते हैं मल्टीपल प्रीसेट्स, यानी कि हम टॉर्क को प्रीसेट कर सकते हैं कितना हमें टॉर्क रखना है। ठीक है, और प्रोग्रामेबल सेटिंग्स भी इसमें कस्टम होती हैं, यानी कि हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब ये फंक्शन क्या है इसका, इसका फंक्शन एक तो ऑटो स्टॉप। जैसे मान लो टॉर्क की जो लिमिट है वो रीच हो गई, तो क्या होगा, मोटर स्टॉप हो जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, फाइल का जो फ्रैक्चर है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो रिवर्स भी हो सकता है, यानी कि फाइल मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ऑटो रिवर्स में क्या होगा, वो काउंटर क्लॉकवाइज में मूव करने लगेगी, तो उससे क्या होगा, जो भी हमारा टॉर्शनल स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, लोड जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा एक कोडेड भी होती है और कोडलेस भी होती है। ये क्या होती है, प्रिसाइज कंट्रोल होता है इसमें एक तो, साथ में अर्गोनोमिक होगी और यूज़र फ्रेंडली। और फिर लास्ट है हमारी कंबाइंड रोटरी प्लस रेसिप्रोकल मोटर्स। तो इसमें क्या होता है ना, ये एक तो न्यू जनरेशन मोटर्स हैं। ठीक है, तो इसमें रोटरी मोशन भी कर सकते हैं हम, यानी कि पूरा 360 डिग्री जो रोटेशन है वो भी कर सकते हैं, और साथ में रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी कर सकते हैं। रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या था कि मान लो 150 डिग्री क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे हैं और 30 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होती हैं अडेप्टिव मोटर्स। अडेप्टिव मोटर का क्या मतलब है कि नॉर्मली ये रोटरी मूव करती हैं। ठीक है, यानी कि 360 डिग्री मूव करेंगी, लेकिन मान लो जब इंट्रा कैनाल स्ट्रेस इंक्रीज़ हो गया, इंट्रा कैनाल स्ट्रेस इंक्रीज़ हो गया, तो उस केस में क्या होगा, ऑटो स्विच हो जाएगा और ये रेसिप्रोकेटिंग हो जाएंगी। और फिर जैसे स्ट्रेस कम होगा तो ये वापस से रोटरी में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें बेटर सेफ्टी होती है और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक जो टॉर्क कंट्रोल मोटर है उसको हम प्रेफर क्यों करते हैं, जो नॉर्मल हमारे हैंड पीस कंट्रोल्ड है, टॉर्क कंट्रोल हैंड पीसेज हैं, उसके कंपैरेटिवली हम इलेक्ट्रिक कंट्रोल को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो उसमें प्रीसेट आरपीएम है।
ठीक है। इसके अलावा प्रीसेट टॉर्क है, अलग अलग फाइल्स के लिए पहले से प्रीसेट टॉर्क है। फिर ऑटो स्टॉप, ऑटो रिवर्स भी है, ठीक है। अर्गोनॉमिक है, यूज़र फ्रेंडली भी है, और साथ में ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और प्रोग्रामेबल है, ठीक है। तो ये था हमारा एंडोमोटर। सो इसी के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट हमने पूरा कवर कर लिया, ठीक है। अब जो नाइटा इंस्ट्रूमेंट की जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताई वो एक बार चार्ट देख लेना, अगर नहीं समझ में आता तो फिर मैं उसका भी एक छोटा सा लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे जो हमारा प्रॉपर जो फेजेस हैं, जो हमारे गाइडलाइंस है शेपिंग ऑफ रूट कैनाल के फेजेस जो है अलग अलग, उन चारों फेजेस की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी पाँचों फेजेस की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।